रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पूजा बहुत प्यारी और सुलझी हुई लड़की थी जिसे नई नई घड़ियां पहनने का बहुत शौक था। उसके पिता किशोरी लाल का निधन उसके बचपन में ही हो गया था। उसकी माँ माया भी अपनी बेटी को किसी चीज के लिए भी रोका टोका नहीं करती। ऐसे ही एक दिन पूजा अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे 5,000 रुपए दे दो, मार्केट में नई घड़ी आई है, मुझे वो लेनी है। बेटा कैसी बातें करती है, तूने अभी तो 10,000 की घड़ी ली थी और अब फिर से। माँ अगर पिताजी जिंदा होते ना तो वो मुझे कभी मना नहीं करते। काश उस दिन उनके साथ साथ मैं भी इस दुनिया से चली गई होती। इतना बोलकर पूजा रोती हुई अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी माया का दिल बुरी तरह टूट जाता है। माया अपने घर की तिजोरी से अपनी दवाई के लिए बचाए हुए पैसे निकालती है और पूजा को देती हुई बोलती है, गुड़िया ऐसी छोटी छोटी बातों पर रोया नहीं करते बेटा, ये ले पैसे और ले आ जो तुझे चाहिए। सच्ची माँ तुम बहुत प्यारी हो, आई लव यू और मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में तुम्हें ज्यादा ही कह दिया, सॉरी माँ। कोई नहीं बच्चे, मुझे पता है तू मुझसे बहुत प्यार करती है मेरी लाडो, तेरे बिना मेरा है ही कौन, फिर कभी ऐसा मत कहना। पूजा पैसे लेकर खुशी खुशी वॉच शॉप पर जाती है और सेल्समैन से बोलती है, भैया ये घड़ी कितने की है? मैं मात्र 5,000 रुपए, आज ही आई है मार्केट में, ब्रांड न्यू है। ओके पैक कर दो। पूजा वॉच लेकर घर आती है और अपनी माँ को दिखाती हुई बोलती है, माँ देखो ये घड़ी कितनी सुंदर है, बस 5,000 की है। तू खुश है बेटी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पूजा वॉच को ले जाकर अपनी बाकी की घड़ियों के साथ रख देती है और कपड़ों से मैचिंग की दूसरी घड़ी पहनकर कॉलेज जाती है, जहां उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है, पूजा इतनी लेट क्यों आई, तुम कहाँ थी? जान मेरी माँ ने मुझे नई घड़ी दिलवाई है, वो भी पूरे 5,000 की। पूजा तुम्हारे पिता के देहांत के बाद तुम्हारी माँ ने तुमको बहुत प्यार से पाला है, तुमको उनके पैसे ऐसे फिजूल खर्च नहीं करवाने चाहिए। ओ हेलो, फिजूल खर्ची किसे बोल रहे हो? अरे एक ही तो शौक है मेरा घड़ियों का, अब वो भी पूरा ना करूं। खुद तो तुम इतने चिंदी हो कि आज तक मुझे कुछ नहीं दिलवाया, टॉफी तक नहीं दिलवाई, अब मेरी माँ दिलवा रही है तो भी तुम्हें मिर्चियाँ लग रही हैं। तुमको तो समझाना ही बेकार है, आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना, एक दिन तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि तुम अपने बेफालतू के शौक पूरे करने के लिए कितना गलत कर रही हो। साहिल इतना बोलकर चला जाता है और पूजा भी अपनी क्लासेस लेकर वापस घर आ जाती है। घर आकर पूजा देखती है कि उसकी माँ बेड पर पड़ी हुई खांस रही है, जिसे देखकर पूजा उसे उठाती हुई बोलती है, माँ क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, वो मेरी दवाई खत्म हो गई थी तो तू ले आ और बचे हुए पैसे मुझे लाकर दे दियो, तेरे पिताजी की पेंशन थोड़ी ही बची है और उससे ही घर चलाना है। ठीक है माँ, जैसा तुम बोलो। पूजा दवाई लेने निकल जाती है और दवाई लेकर आते हुए उसे दिखाई देता है कि वॉच की उसी शॉप पर सेल लगी है। पूजा को कुछ समझ नहीं आता और वो शॉप के अंदर चली जाती है, जिसके बाद सेल्समैन उसे देखकर बोलता है, अरे मैम आप फिर, आप परसों ही तो 5,000 की घड़ी लेकर गए थे। ओह तो अब मुझे तुमसे पूछ के घड़ी खरीदनी है क्या? सॉरी मैम, मेरा वो मतलब नहीं था, बताइए आपको क्या दिखाऊं? अब क्या घड़ी की शॉप पर गोलगप्पे खाने थोड़ी ना होंगी, चलो जल्दी से मुझे अच्छी अच्छी घड़ियाँ दिखा दो। पूजा बचे हुए पैसों से वॉच खरीद लेती है और घर आ जाती है, जिसके बाद वो घड़ी को अपनी माँ को दिखाते हुए बोलती है, माँ देखो मैं कितनी सुंदर घड़ी लेकर आई हूँ, वो भी सेल से। पूजा बेटा मैंने तुझे मना किया था पैसे बर्बाद मत करियो, पर तू। पैसे बर्बाद नहीं किए माँ, सस्ती घड़ी लाई हूँ, महंगी नहीं लाई। बेटा पैसे बचाना सीख, अगर यूं ही फिजूल खर्ची करती रही तो जल्दी हम सड़क पर आ जाएंगे। पूजा माया के समझाने पर भी उसकी एक नहीं सुनती और आए दिन घड़ियां खरीदती रहती। ऐसे ही दिन बीतते हैं और एक दिन माया रसोई में काम करते करते चक्कर खा के गिर जाती है। तभी वहाँ पूजा आती है और अपनी माँ को ऐसे देखकर घबरा जाती है, जिसके बाद वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेके जाती है
जहां जाने पर डॉक्टर माया को देखकर पूजा से बोलती है, अरे ये क्या हो गया इनको? डॉक्टर पता नहीं माँ को क्या हुआ, वो अचानक से बेहोश हो गई। पहले तो बिल्कुल ठीक थी। नहीं मिस पूजा, आप गलत हैं। आपकी माँ को पिछले 6 महीनों से लंग्स में दिक्कत है। ये अपना इलाज करवाने इसी हॉस्पिटल में आती है। मैंने इन्हें कई बार बोला है कि अपना ऑपरेशन करवा लें, पर ये हर बार ये बोल के टाल देती थी कि मेरी पूजा के लिए घड़ी लेनी है। लेकिन अब अगर इन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अंदर ऑपरेशन नहीं करवाया तो इन्हें बचाना बहुत मुश्किल होगा। डॉक्टर कितने पैसों की जरूरत है? ऑपरेशन का खर्चा 50,000 रुपए तक आएगा। पूजा को डॉक्टर की बात सुनकर गहरा सदमा लगता है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है कि कैसे वो अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी माँ से जिद करके पैसे लेती थी और माया कैसे भी करके उसे पैसे दे देती थी। पूजा फूट फूट कर वहीं रोने लगती है और अपने हाथ की घड़ी उतारकर फेंक देती है, जिसके बाद वो भागी भागी साहिल के पास जाती है और उससे बोलती है, साहिल मुझे 50,000 रुपए की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी मदद कर दो। क्यों, क्या हुआ? मार्केट में कोई नई घड़ी आई है क्या? नहीं, मेरी माँ बीमार है, उनके इलाज के लिए चाहिए, वो कमला हॉस्पिटल में एडमिट है। शर्म करो पूजा, एक घड़ी के लिए झूठ तो मत बोलो। और वैसे भी मैंने तो आज तक तुमको एक टॉफी भी नहीं दिलवाई ना, तो अब क्यों करूं मैं मदद तुम्हारी? लेकिन साहिल पूजा की बात पर यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद पूजा रोते हुए खुद से बोलती है, भगवान, अगर मैंने फालतू खर्चे किए ना होते तो आज मेरी माँ ऐसे जिंदगी और मौत के बीच में झूल नहीं रही होती। मैंने अपने शौक को पूरा करने के लिए अपनी माँ की जान को खतरे में डाल दिया। कितनी बुरी बेटी हूँ मैं। पूजा बेचारी रोते हुए अपनी बात सेल्समैन को बताती है, जिसे सुनकर वो बोलता है, मैम मैं आपके पैसों से तो मदद नहीं कर सकता, पर आपको एक सलाह दे सकता हूँ। प्लीज बताओ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैम हमारी कंपनी पुरानी घड़ियाँ भी खरीदती है, अगर आप चाहें तो अपनी पुरानी घड़ियाँ हमें बेच सकती हैं, शायद आपकी कुछ मदद हो जाए। और हमारे यहाँ एक फीमेल सेल्स गर्ल्स की भी जरूरत है, अगर आप चाहे तो हमारे यहाँ काम भी कर सकती हो। आपने तो मुझे मेरी जिंदगी दे दी, थैंक यू। पूजा भागी भागी अपने घर आती है और अपनी सारी घड़ियों को उठाकर उनसे बोलती है, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो पर मेरी माँ से ज्यादा नहीं। पूजा अपनी सब वॉच को ले जाकर दुकान पर बेच देती है। इसी के साथ साथ दुकान पर काम करना भी स्वीकार करती है। पूजा जल्दी से जैसे तैसे हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ का ऑपरेशन शुरू हो गया है और साहिल बाहर खड़ा है। ये देखकर पूजा बोलती है, साहिल तुम यहाँ कैसे? तुम्हारी माँ मेरी भी माँ जैसी है, मैं उनको परेशान कैसे देख सकता था? वो सब मैंने इसलिए किया ताकि तुमको तुम्हारी गलती का एहसास हो। पूजा साहिल से माफी मांगती है और घड़ी बेचकर आए हुए पैसे साहिल को दे देती है। कुछ देर बाद में पूजा की माँ को होश आता है और पूजा माया से भी माफी मांगती है, जिसके बाद पूजा घड़ी का शौक छोड़ देती है और घड़ी की दुकान पर काम करना शुरू करती है। इसी के साथ साथ पूजा समझ जाती है कि शौक और पागलपन में फर्क होता है। मालती अपने कमरे के बेड पर रखे हुए ढेर सारे गहनों को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इसी खुशी में अपने पति सुनील को गले लगाकर उससे कहती है, इतने सारे गहने, वो भी मेरे लिए? हाँ हाँ तुम्हारे लिए है ये सारे गहने, रुको मैं अपने हाथों से तुम्हें पहना देता हूँ। इतना बोलकर वो उन गहनों में से एक नेकलेस उठाकर मालती को पहना देता है और मालती जल्दी से खुद को शीशे में देखकर अपने पति से बोलती है, आप इस दुनिया के बेस्ट पति हैं और ये हार कितना अच्छा लग रहा है मुझ पे। सुनील उसे देखकर कुछ नहीं बोलता। उसके बार बार पूछने पर भी वो शांत खड़ा रहता है, जिस पर मालती उसका हाथ कसकर पकड़ती है और फिर कहती है, आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? कब से पूछ रही हूँ, प्लीज बोलिए ना। मालती नींद में सुनील के हाथों को पकड़कर जोर जोर से बोल रही होती है। उसकी आवाज सुनकर सुनील उठ जाता है और खुद से कहता है, हे भगवान, ये कैसी बीवी मिली है मुझे, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि ये गहनों के सपने ना देखे। इतना बोलकर वो मालती को उठा देता है और फिर बोलता है, मालती उठो,
तुम फिर से गहनों का सपना देख रही हो? मालती के कानों में ये आवाज जाते ही वो जल्दी से उठ बैठती है और फिर बोलती है, क्या ये सब एक सपना था? हाँ यार, गहनों के सपने थोड़ा कम देखा करो। आप मुझे गहने लाकर दे दो, मैं सपने देखना कम कर दूंगी। यार देखो, मेरा अभी तुमसे ना बिल्कुल लड़ने का मूड नहीं है, तो प्लीज खुद भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना बोलकर सुनील सो जाता है। अगले दिन मालती अपनी सास पुष्पा के साथ बाहर मार्केट में जाती है, जहां वो काफी सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल गहने देखती है, जिन्हें देखकर वो अपनी सास से कहती है, माँ जी मुझे ना गहने लेने हैं। बहू, तुझे पता है ना घर की हालत, फिर भी तुझे ये गहने लेने हैं? अरे माँ जी, मैं कौन सा आपसे सोने चांदी के गहने दिलाने को बोल रही हूँ। तो वो देखिए आर्टिफिशियल गहने। अरे सोने से कम नहीं, खो जाए तो गम नहीं। माँ जी प्लीज दिला दीजिए ना, मैं आपकी एकलौती बहू हूँ, आखिर आप मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हो। पुष्पा अपनी बहू के साथ उस शॉप पर जाकर उसको कुछ आर्टिफिशियल गहने दिलवा देती है, जिन्हें लेकर मालती अपनी सास के साथ वापस घर लौट आती है और अपने कमरे में जाकर उन सभी गहनों को अपने बेड पर रखकर एक एक करके पहन कर देखती है। साथ ही खुद से बोलती है, कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितना भी मेकअप कर लो, पर जब तक गहने ना पहनो श्रृंगार तो पूरा ही नहीं होता। पर अब ये बात मेरे पति और सास को कौन समझाए। मालती अपने गहनों को पहनकर तैयार हो ही रही होती है कि तभी वहाँ पर सुनील आ जाता है और उसके पास इतने सारे गहने देखकर उससे बोलता है, तुम्हारे पास इतने महंगे गहने कहाँ से आए? आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैंने कोई चोरी की हो। अरे ये आर्टिफिशियल गहने मुझे माँ जी ने दिलाए हैं। वैसे कैसे लग रही हूँ मैं? क्या ये आर्टिफिशियल गहने हैं? तुम मजाक तो नहीं कर रही ना? अरे मैं क्यों मजाक करूंगी? अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो माँ जी से पूछ लो। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वैसे अब तो तुम खुश हो ना? आखिर तुम्हारा गहनों का शौक पूरा जो हो गया। हाँ हाँ खुश हूँ, पर वो क्या है ना, आर्टिफिशियल गहने आर्टिफिशियल ही होते हैं, इसीलिए मुझे इस एनिवर्सरी पर एक सोने का हार और एक डायमंड की रिंग चाहिए। याद रखना, इस बार मैं आपके कोई बहाने नहीं सुनूंगी। इतना बोलकर वो हार और इयररिंग्स पहनकर बाकी सारे गहने अलमारी में रख देती है और खुद किचन में जाकर काम करने लगती है। लेकिन सुनील उसकी बातें सुनकर थोड़ा टेंशन में आ जाता है और बोलता है, जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है और मैडम जी को सोने का हार और एक डायमंड रिंग चाहिए। अरे गहने कोई पेड़ पर थोड़ी ना लगे होते हैं कि जब दिल किया तोड़ लिया। पर ये बात इस कम बुद्धि वाली को कौन समझाए, क्या करूं? सुनील अपने कमरे में बैठकर सोचने लगता है कि तभी उसको मालती के आर्टिफिशियल गहनों की याद आती है। तो वो खुद से बोलता है, आइडिया, क्यों ना मैं मालती को नकली गहने दे दूं। गहनों को देख तो वह बहुत खुश हो जाएगी और उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने जो उसको गहने दिए वो नकली हैं। सुनील जल्दी से पास के ही सुनार के पास जाता है और वहाँ से नकली गहने बनवा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उसकी एनिवर्सरी आ जाती है, जिसमें वो मालती को सोने का हार और एक डायमंड की रिंग देता है, जिसे देखकर मालती बोलती है, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? आपने सच में मुझे सोने का हार और डायमंड की रिंग दी है? हाँ मेरी जान, हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। मालती उस हार और अंगूठी को पहनकर अपनी सास के पास जाती है। साथ ही उस हार पर अपना हाथ फेरते हुए अपनी सास से बोलती है, ये देखिए माँ जी, सोने का हार, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं, असली हार है, असली। और ये रिंग भी डायमंड की है, सुनील जी ने दी है। पर वो इतने महंगे गहने लाया कहाँ से? कहाँ से लाएंगे माँ जी, ज्वेलरी शॉप से, और कहाँ। खैर परसों की पार्टी में यही पहन के जाऊंगी और सबको दिखाऊंगी कि ये गहने मुझे मेरे पति ने दिए हैं। इतना बोलकर मालती वहाँ से चली जाती है और पुष्पा अपने बेटे के पास जाकर उससे इन गहनों के बारे में पूछती है, लेकिन सुनील उसे कोई जवाब नहीं देता। तो पुष्पा खुद से बोलती है, बेटा तू तो पूरी दुनिया को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन अपनी माँ को नहीं। मैं पता लगा कर ही रहूंगी आखिर ये गहने कहाँ से लेकर आया है तू। ऐसे ही एक दिन मालती पार्टी में जाती है, जहाँ वो अपने गहनों का बहुत शो ऑफ करती है। पार्टी खत्म होने के कुछ ही देर के बाद वो लोग घर आ जाते हैं और अपने गहनों को निकाल कर वो तिजोरी में संभाल कर रख देती है और खुद सोने चली जाती है।
अगले दिन तिजोरी में अपने गहनों को ना देखकर वो रोते हुए अपने पति और अपनी सास से बोलती है, मेरे गहने कहाँ गए? मैंने कल रात तिजोरी में ही रखे थे। अरे अगर तूने गहने तिजोरी में रखे थे तो कहाँ गए वहाँ से? बेटा तू एक काम कर, चोरी की रिपोर्ट लिखवा दे। माँ रिपोर्ट किस चीज की? अरे घर में से बहू के गहने चोरी हो गए और तू बोल रहा है किस चीज की रिपोर्ट लिखवाऊं? जो करना है करो, बस मुझे मेरे गहने वापस चाहिए। इतनी मुश्किल से तो मुझे असली गहने मिले थे। मालती अपने गहनों के लिए रोने लगती है तो वहीं पुष्पा रिपोर्ट लिखवाने के लिए सुनील को फोर्स करती है। ऐसे में सुनील बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है और फिर कहता है, ये क्या नाटक लगा रखा है? अब नकली गहनों के लिए क्या मैं पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाऊं? नकली गहने? हाँ बहू, जिन गहनों का तू दिखावा कर रही थी ना, वो गहने असल में नकली हैं। और ये तेरे गहने, इनको मैंने अपने पास रख लिया था ताकि तेरे सामने सच आ सके। आपने ऐसा क्यों किया? तो क्या करता? तुम हर समय गहने गहने करती हो, यहाँ तक कि सपनों में भी गहने को ही देखती हो। अरे यार, नहीं है मेरी इतनी इनकम कि मैं तुम्हें असली के गहने लाकर दे सकूं। बस तुम्हारी खुशी के लिए ये सब किया है मैंने। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हर्ट किया। सॉरी सुनील जी, मैं आपको समझ नहीं पाई, मुझे माफ कर दीजिए। माँ जी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे कोई भी दिखावा नहीं करूँगी और मेरे पास जो है, जितना है, उसी में खुश रहूंगी। कोई बात नहीं बहू, तुझे बात समझ में आ गई, यही बहुत बड़ी बात है। और हाँ सुनील, आज के बाद अगर बहू से कोई भी झूठ बोला ना तो मुझसे बुरा नहीं होगा कोई। ये सब देखकर उसकी नजरों में अपने पति के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुनील अपनी सैलरी में से कुछ पैसों को जोड़कर मालती के लिए एक असली हार लाकर उसे देता है। साथ ही वो लोग एक साथ खुशी खुशी एक बार फिर रहने लगते हैं। सोनम भगवान की दया से पहले से ही बेहद खूबसूरत थी, पर फिर भी उसे मेकअप करने का बहुत शौक था। वो अपना ज्यादातर वक्त अपने इसी शौक को पूरा करने में बिता दिया करती थी। साथ ही उसके पास मेकअप का बहुत सारा सामान भी था। ऐसे ही एक दिन उसकी माँ शांति उसे समझाते हुए बोलती है, इतना मेकअप तो मैं भी नहीं करती जितना तू करती है। तू थकती नहीं है कि सारा दिन लीपा पोती करते हुए? माँ, मेकअप हर औरत का गहना है। अरे मैं तो कहती हूँ कि मेकअप नहीं किया तो फिर औरत ही कैसी। आप भी मेकअप कर लो, शायद पापा इम्प्रेस हो जाए। ओ, तो तेरे कहने का मतलब है कि मैं सुंदर नहीं हूँ? बेटा, इतना मेकअप करेगी ना तो कोई शादी नहीं करेगा तुझसे। चेहरा खराब हो जाएगा, वो अलग। माँ, मेकअप से चेहरा संवरता है, ना कि खराब होता है। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। सोनम अपनी माँ की बात को अनसुना करके वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सोनम अपने बॉयफ्रेंड अभिलाष से मिलती है, जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन जब भी वो सोनम से शादी की बात करता था तो वो उसकी बात को टाल दिया करती थी। दोनों एक सीसीडी में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं और वापस घर आ जाते हैं। ऐसे ही एक दिन अभिलाष सोनम से कहता है, सोनम, मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना जी नहीं सकता मैं। नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम समझते क्यों नहीं हो? पर क्यों? आज तो तुम्हें मेरी इस बात का जवाब देना ही पड़ेगा, वरना मैं सबको बता दूंगा कि सोनम गुप्ता बेवफा है। अभिलाष, मैं तुमसे शादी तो कर लूं, पर तुम जानते हो ना कि मुझे मेकअप का कितना शौक है। मेरी माँ मुझे हमेशा कहती है कि मैं इतना मेकअप करती हूँ जिस वजह से कोई मुझे पसंद नहीं करेगा। अगर तुम्हारी माँ को भी मैं पसंद नहीं आई तो बताओ क्या करोगे? प्यार किया तो डरना क्या? तुम हाँ तो बोलो, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। तुमको जितना मेकअप करना हो तुम उतना करना। सोनम उसे हाँ कर देती है, जिसके बाद दोनों घर वालों की रजामंदी के बाद उनकी शादी पूरे रीति रिवाजों के साथ संपन्न हो जाती है। लेकिन विदाई के समय सोनम अचानक से कहीं पर गायब हो जाती है। सभी लोग परेशान होकर दुल्हन को इधर उधर तलाशने लगते हैं। थोड़ी ही देर के बाद सोनम खूब सारा मेकअप करके और हाथों में एक बड़ा सा भारी सा बैग लेकर आती है, जिसे देखकर अभिलाष कहता है, सोनम, अब ये क्या है? क्यों जी, लग रही हूँ ना ब्यूटीफुल? अब देखते ही रहोगे या मेरे बैग भी उठाओगे? वो सब तो ठीक है, पर इस बैग में ऐसा है क्या?
मैंने अपना सारा मेकअप का सामान इसमें रखा है ताकि मैं रोज रोज इतनी ब्यूटीफुल लगूं। अरे मेरी ब्यूटी क्वीन, तुम वैसे भी बहुत ही सुंदर हो। जिसके बाद सोनम की विदाई हो जाती है और वो हंसी खुशी अपने ससुराल पहुंच जाती है और एक अच्छी बहू की तरह अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाती है। ऐसे ही एक दिन सोनम की सास योगिता उससे बोलती है, वाह कितनी सुंदर और प्यारी बहू है मेरी। मेरा बेटा तो हीरा लेके आया है, हीरा। अब मम्मी जी बस भी कीजिए, इतने में कुछ खास नहीं हूँ। ये सब तो मेरे मेकअप का कमाल है। लाओ आप पर भी कर दूं मेकअप का जादू। अरे नहीं नहीं बहू, रहने दे। इस उम्र में ये सारी चीजें कहाँ शोभा देती हैं। सोनम अपनी सास की बात को टाल देती है और जबरदस्ती उनका मेकअप करने लगती है। कुछ ही देर के बाद उसके ससुर रामपाल वहाँ आते हैं और योगिता को देखकर उससे बोलते हैं, अरे वाह बहू, तूने इस पुरानी फटारा को पेंट करके एकदम नए जैसा कर दिया है। क्या मतलब है जी आपका? आपको मैं पुरानी फटारा लगती हूँ? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं तुमको कुछ बोल सकता हूँ क्या भाग्यवान? आज तो गजब लग रही हो। मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, रात के खाने तक लौटूंगा। इतना कहकर रामपाल वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही रात होती है, अभिलाष अपने कमरे में सोनम का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन सोनम कमरे में नहीं आती। जिसके बाद अभिलाष इंतजार करके सो जाता है। कुछ ही घंटों के बाद सोनम बहुत सारा मेकअप करके अचानक ही बेड पर आती है, जिसे देखकर अभिलाष डर जाता है और जोरों से चिल्लाते हुए कहता है, मम्मी मम्मी बचाओ, आलतू जलालतू आई बला को टालतू। चिल्ला क्यों रहे हो? अरे मैं हूँ सोनम, देखो। बेबी इतना मेकअप क्यों किया है? तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत हो, इसकी जरूरत क्या है तुम्हें? तुम्हें पता है ना मुझे मेकअप कितना पसंद है। अब चुपचाप सो जाओ, खामखा चिल्ला के सबको उठा दिया। बेचारा अभिलाष पूरी रात कमरे की लाइट जलाकर ही सोता है। दिन बीतते जाते हैं और सोनम ऐसे ही रोज भर भर के मेकअप करने लगती है। एक शाम अभिलाष उससे बोलता है, सोनम तुम बहुत सुंदर हो, अगर तुम मेकअप नहीं करोगी तो भी सुंदर ही लगोगी तुम। नहीं, तुम झूठ बोलते हो। अगर मैं तुमसे मेकअप करके नहीं मिलती ना तो तुम तो मुझे देखते तक नहीं। नहीं सोनम, ये सच नहीं है। मुझे तुम्हारी सूरत नहीं बल्कि सीरत से प्यार है। देखो, अगर तुमसे मेरा मेकअप का खर्चा नहीं उठाया जाता ना तो सीधा सीधा बोल दो, ज्यादा बकैती मत झाड़ो। समझ आ गई? इतना कहकर सोनम मेकअप करने के लिए चली जाती है। गुजरते वक्त के साथ साथ सोनम की मेकअप की आदत और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसका हर जाना उसकी स्किन को भरना पड़ता है। जरूरत से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाने की वजह से उसके फेस पर मोटे मोटे दाने आ जाते हैं। अपने चेहरे की ये हालत देखकर सोनम अपने कमरे में ही बैठकर जोर जोर से रोने लगती है कि तभी वहाँ उसकी सास योगिता आती है और उससे कहती है, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही है तू? माँ जी, ये देखिए मेरे चेहरे को क्या हो गया। राम राम, इतने मोटे मोटे दाने, ये तो बूंदी के रायते की तरह लग रहे हैं। माँ जी, आप मेरा मजाक मत उड़ाइए और बताइए मैं क्या करूँ? अरे करना क्या है बहू, मैं तुझे अभी डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ, चल मेरे साथ। योगिता सोनम को चुप करवाती है और उसे डॉक्टर के पास भी लेकर जाती है, जहाँ डॉक्टर उसका स्किन टेस्ट करते हैं और फिर बताते हैं, नहीं सोनम जी, ज्यादा मेकअप की वजह से आपको दाने हुए हैं, ये चले जाएंगे। बस जो दवाई मैं दे रहा हूँ उसे टाइम पर लेते रहना, और हाँ, मेकअप का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। डॉक्टर साहब, अगर आप हमारी बहू से उसकी जायदाद मांग लेते तो वो भी दे देती, लेकिन आपने तो उसका मेकअप ही छीन लिया उससे। सोनम जी, अगर आपको ठीक होना है तो मेकअप करना बंद करना होगा। योगिता सोनम को घर लेकर आती है, जिसके बाद वो उसे समझाते हुए कहती है, बहू, इंसान का चेहरा जैसा भी हो, लेकिन अगर उसे कुछ साफ रखना चाहिए ना तो वो उसका मन है। अरे कुछ भी नहीं रखा इन मेकअप में। शाम को अभिलाष वापस आता है और सोनम को देखकर चौंक जाता है, जिसके बाद सोनम उसे सारी बातें अच्छे से बताती है और फिर अभिलाष उसे कहता है, तुम जैसी हो इस दुनिया की सबसे सुंदर लड़की हो, तुमको कोई लाली लिपस्टिक लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है अभिलाष, तुम कहते हो तो अब से मैं मेकअप नहीं करूंगी और डॉक्टर ने जो भी बताया है मैं वो सब फॉलो करूंगी। मैं ये नहीं कह रहा कि मेकअप नहीं करो,
बस कोई भी चीज करो तो लिमिट में करा करो। बस मुझे प्यार अनलिमिटेड करा करो, उस पे कोई रोक नहीं है। अभिलाष की बात सुनकर सोनम को बहुत अच्छा लगता है और वो मेकअप करना बिल्कुल छोड़ देती है। दिन बीतते जाते हैं और उसका चेहरा भी पहले की तरह ठीक होने लगता है। साथ ही सोनम ये बात अच्छे से समझ जाती है कि सुंदर दिखने के लिए मेकअप का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं होती। जिसके बाद सोनम बस कभी कभी और उतना ही मेकअप करती जितनी उसको जरूरत होती और वो अपने परिवार और पति के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।